नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है आप केवल 10 रुपए में बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी हाँ, आप अपना 10 रुपया भी इन बड़ी बड़ी कंपनी में लगा सकते हो, जैसे कि बीएससी हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, सुजलॉन हो गया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी हो गया। डिक्सॉन के अगर स्टॉक की प्राइस देखें तो 14-15 हज़ार से ज़्यादा है, पर केवल आपके पास 10 रुपया भी रहेगा तो आप अपने उस पैसे के हिस्से को भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे माइक, जी हाँ, चालू है। यहाँ पे लुपिन हो गया, इंडस टावर हो गया, एसआरएफ हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, मैरिको हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया और फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, पॉलीकैब हो गया, फिर बाद में टोरेंट पावर हो गया, एल्कम हो गया, रेल विकास निगम आरवीएनएल हो गया, पेटीएम हो गया, एमआरएफ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां और भी न जाने ऐसी बहुत सारी कंपनियां, टाटा एलेक्सी, मैनकाइंड फार्मा, जेके सीमेंट, इप्का लैबोरेटरीज, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप अपना एक छोटा हिस्सा भी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो। जी हाँ, मैं यहाँ पे एक ETF की बात कर रहा हूँ, जिस ETF का प्राइस केवल 10 रुपया है। और सपोज एग्जांपल के लिए हम इस ETF को बाय करते, उस ETF का प्राइस कितना, 10 रुपया। ETF का नाम भी बता देता हूँ, ये एक जेरोदा का ETF है, जस्ट ये लॉन्च हुआ है। यहाँ पे मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ, और नाम देख सकते हो, नाम क्या है, जेरोदा निफ्टी मिड कैप 150 ETF। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 9 रुपये। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पे प्राइस ओपन नहीं करके रखूँगा क्योंकि सेबी का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पे ये जेरोदा का मिड कैप ETF है, जिसका करंट भाव चल रहा है अभी 9 रुपये के आसपास। ठीक है, अगर मैं इसके एक शेयर्स लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी आपको यहाँ पे कॉल नहीं है, कोई भी आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, केवल मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं इस जेरोदा का ETF को बाय करता हूँ, केवल 9 रुपये लगाता हूँ, तो ये मेरा जो 9 रुपया है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में लगेगा। जी हाँ, ETF इन्वेस्टमेंट की यही एक अच्छी बात रहती है कि हम कम पैसों से भी बड़े इंडस्ट्री में या बड़े इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो अपन ने इसमें 9 रुपया लगाया, ठीक है, या 9 या 10 रुपया, जितना भी जो भी प्राइस रहे, वो भी बता देता हूँ कि कितना % हमारा कौन से कंपनी में लगेगा। और क्या ETF इन्वेस्टमेंट, ये भी बात करेंगे, इसमें सही होता है, गलत होता है, स्मार्टनेस होता है, मतलब स्मार्टनेस होता है क्या भाई ETF इन्वेस्टमेंट करना, इस वीडियो में ये भी बात करेंगे। यहाँ पे सपोज मान लो 9 रुपया मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एक शेयर्स लिए, तो मैक्स हेल्थ केयर में ये कंपनी हमारा कितना पैसा लगा रहा है, 2.45%, यानी कि 9 रुपये में से जो हमारा 2.5% पैसा है वो मैक्स हेल्थ केयर में लगेगा, फिर दूसरा 2.5% हमारा BSC में लगेगा, तीसरा हमारा 2% कहाँ पे लगेगा, इंडिया होटल में लगेगा। तो ऐसा आप ये डिटेल्स भी देख सकते हो कि अगर मैं इसमें 9 रुपया या एग्जांपल के लिए मैं 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा 1000 रुपये का जो 2.5% है वो कहाँ पे लगता है, 2% कहाँ पे लगता है, 1.5% कहाँ पे लगता है, 1.27% कहाँ पे लगता है, कौन से कंपनी में लगता है, ये आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस ETF के बारे में ज़्यादा कुछ सीरियसली बताने लायक नहीं है, बस देख सकते हो कि ETF के बारे में डिटेल, मतलब ETF का साइज़ क्या है, 48 करोड़ के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कंपनी तो ऑलरेडी बता दी कि ETF की होल्डिंग कंपनी कौन सी है। यहाँ पे देख सकते हो ETF मिड कैप में 87% पैसा लगा रहा है, लार्ज कैप में 6% लगा रहा है। ऑफ कोर्स ये एक मिड कैप का ETF है, तो मिड कैप में ही ज़्यादा पैसा लगाएगा, तो इसने 87% अपना पैसा मिड कैप में लगा के रखा है, बाकी 6.5 और 6% इसने स्मॉल कैप और लार्ज कैप में लगा के रखा है। ठीक है, ये ETF में ज़्यादा कुछ और जानने जैसा कुछ नहीं है, केवल ये बात आप जानो कि ETF इन्वेस्टमेंट क्या सेफ रहता है, क्या यहाँ पे जो हम दिमाग लगाते हैं वो सही है कि गलत है, बस ये जान लो। देखो, अब ETF में कैसा रहता है या किसी भी इंडेक्स फंड में कैसा रहता है, सपोज मैं इस ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मिड कैप के, ठीक है, जेरोदा के, यहाँ पे आपको नाम भी दिखा है, और सपोज बहुत लोगों के इसमें ये भी सवाल रहेंगे कि ये कंपनियां जो गिर रही है तो उसके वजह से ETF भी गिरेगा। जी हाँ, उसके वजह से ETF भी गिरेगा। इसकी जो होल्डिंग कंपनियां है, सपोज ये होल्डिंग कंपनियां गिरती है तो ETF भी गिरेगा। पर इसमें बहुत लोगों के ये भी सवाल रहते कि सपोज इसमें से 3-4 कंपनी खराब हो जाती है या 10-15-20 कंपनी भी खराब हो जाती है, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या, क्योंकि जो ETF है वो तो स्टॉक के प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करेगा। जी हाँ, जैसा स्टॉक चलेगा वैसा ETF चलेगा। पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो फंड मैनेजर रहते हैं वो काफ़ी स्मार्ट रहते हैं। ठीक है,
उनको पता रहता है कि किस कंपनी में डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है, किस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और कौन सी कंपनी अब हाई वैल्यूएशन की ओर बढ़ रही है, कौन सी कंपनी गिरने वाली है, किस कंपनी में अपनी होल्डिंग कम करनी है, किस कंपनी में होल्डिंग बढ़ानी है। ये सारी बातें ETF वालों को पता है, क्योंकि ये देखो उनके पास एक फंड मैनेजर है, उनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज है, उनके पास सारा मतलब पूरा एक डेस्क पे पड़ा रहता है, ठीक है, सारा डाटा डेस्क पे पड़ा रहता है, तो उनको डिसीजन लेना काफ़ी इजी रहता है। और प्लस एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस रहता है, जो भी ETF के फंड मैनेजर रहते हैं वो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, ठीक है। वो मार्केट में उनको 15 साल, 20 साल, 7 साल, 10 साल इतना टाइम हुआ रहता है आके। तो यहाँ पे मैं ये एक चीज़ बोलूँगा कि सपोज़ इसकी ये जो ETF है उसकी होल्डिंग कंपनियाँ 3-4 जब ख़राब होती है, उनको ऑलरेडी पहले ही पता चल जाएगा कि ओवर वैल्यू है या हमको अब निकालना है अपनी पोर्टफोलियो में से, तो वो रिप्लेस कर देते, मतलब वो दूसरी कंपनी डाल देते। तो ETF जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा माना जाता है और अच्छा है भी, क्योंकि जब उसकी होल्डिंग कंपनियां नहीं चलती ना तो फंड मैनेजर क्या करता है, उन कंपनी को बाहर निकालता है और उसकी जगह पे दूसरी कंपनी भरता है, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरी कंपनी को ऐड करता है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो ETF का प्राइस है वो कंटिन्यू अप होता रहेगा, जो ETF का प्राइस है वो कंटिन्यू अप होता रहेगा, और उसके अंडर जो होल्डिंग कंपनी है, भले उसमें से जो कंपनी नहीं चले उससे मतलब नहीं है, उन्होंने वो रिप्लेस कर देते। सीधे बात बोलने का मतलब ये, जैसे मान लो इन्होंने मैक्स हेल्थ केयर करके एक कंपनी में अपना 2.45% पैसा लगाया, कितना, मैक्स हेल्थ केयर में 2.5% के आसपास पैसा लगाया। सपोज मैक्स हेल्थ केयर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, चलता ही नहीं है, एक ही जगह पे फंसा हुआ है, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, चुपचाप इस मैक्स हेल्थ केयर को निकालेगा, इसकी जगह पे दूसरी कंपनी को डाल देगा, सिंपल। तो हमारा जो ETF का प्राइस है वो कंटिन्यू राइज करता रहेगा, ठीक है, रुकेगा, ऐसा नहीं कंटिन्यू मतलब रोज ही बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं, रुकेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय से रुका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो ETF इन्वेस्टमेंट रहता है, जो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट रहता है, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रहता है, ये काफ़ी सेफ माना जाता है, क्योंकि इंडेक्स ऊपर ही जाना है, ETF ऊपर ही जाना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड ऊपर ही जाना है, बस चेंज होती है तो उसकी कंपनियां चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ETF के बारे में आपको बताना था। एक और एकदम सिंपल सा एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे मान लो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, 7,000 से 26,000 तक आ गया, 7,000 से 7 ही हज़ार पकड़ता, वैसे तो एक भी पकड़ सकता था। मान लो एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है, वो 7,000 से 26,000 तक एक हाई लगा है, ठीक है। उस बीच में क्या वो जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां थी, सेम वही 50 कंपनियां थी 7,000 से 26,000 की जर्नी में? बिल्कुल भी नहीं। उसमें बहुत सारी कंपनियां चेंज हुई, जो कंपनियां नहीं चलती थी उनको बाहर निकालते थे, उसकी जगह दूसरी कंपनी रखते थे, ठीक है। तो मोटा माटी ये बोलने का मतलब है, इंडेक्स को ऊपर ही लेके जाना है, फंड हाउस को, फंड मैनेजर को, इंडियन स्टॉक मार्केट को, बाकी स्टॉक चले नहीं चले वो रिप्लेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी UPL का स्टॉक था, ठीक है, वो बहुत टाइम तक नहीं चल रहा था, अंडर परफॉर्म दे रहा था UPL का स्टॉक। तो जो फंड हाउस, फंड मैनेजर थे, मतलब जो भी रहे, इंडेक्स को जो संभालता है, उन्होंने क्या किया, UPL को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे श्रीराम फाइनेंस रख दिया। अभी आपने कुछ चेंजेस भी देखे रहोगे कि बीच में ट्रेंड को निफ्टी 50 की कंपनियों में रखा गया, ठीक है। फिर अडानी पोर्ट को भी, अडानी पोर्ट भी अभी निफ्टी 50 कंपनी का पार्ट है, पहले नहीं था, तो अब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था अडानी पोर्ट, तो अडानी पोर्ट को उसमें निफ्टी 50 में ऐड किया, और जो उसकी जगह पे किसी को निकाला रहेगा जो अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इंडेक्स और ETF या म्यूचुअल फंड, हमेशा इंडेक्स ऊपर ही जाता है, उसकी जो होल्डिंग कंपनियां हैं अगर वो नहीं चलते तो उसको रिप्लेस कर देते। इसके लिए ये सारे जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं काफ़ी सेफ माने जाते हैं, और ये इसके लिए कंटिन्यू रिटर्न्स अच्छे देते, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो म्यूचुअल फंड का फिक्स है कि साल का 12-13% तो दे ही देगा, ठीक है, इसके लिए फिक्स रहता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर इनकी होल्डिंग कंपनियाँ नहीं चली तो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एक ETF के ऊपर इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई भी आपको टिप नहीं है बाय सेल का, और आपको ये भी बताना था कि सेफ़ है कि नहीं अपना इंडेक्स इन्वेस्टमेंट या ETF इन्वेस्टमेंट, ये भी बताना था। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए और एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताएं। मैं कोई भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके आप इस ETF में जो 10-9 रुपये का भाव है इन्वेस्ट कर ही दो, बिल्कुल भी नहीं।
जो भी डिसीजन लेना है आपको अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से लेना है। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड। इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।